शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी वाले हिस्से के साथ में पहली पीआईबी की न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली हमारे स्पेस सेक्टर को ये न्यूज़ बताती है। यहाँ पर पहली टेस्ट लॉन्च की गई है एक न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर की। क्या नाम लिखा गया है यहाँ पर? न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर, मतलब स्टार को सेंस करने वाली कोई चीज़ है जिसको हम सेंसर बोल रहे हैं, और इसकी कॉस्ट कैसी है? लो है। अभी तक जो चीज़ें चली आ रही थी उससे इसका प्राइस कम पड़ेगा, इसका खर्चा कम पड़ेगा। डेवलप्ड फ्रॉम ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर की लॉन्चिंग की गई और ये जो टेस्ट है सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। एक नया जो लो कास्ट स्टार सेंसर है जिसको डेवलप किया गया था एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट्स वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो ऑन बोर्ड PSLV C55। किसके माध्यम से इसको भेजा गया था अंतरिक्ष में? PSLV C55 के द्वारा भेजा गया था। अपने आप में ये क्या है? फर्स्ट एवर स्पेस टेस्ट माना जाता है इस सेंसर का, विच इज माउंटेड ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसको हमने कहाँ पर लगाए थे? PSLV के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में हम इसको लेकर के गए थे। ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है एंड द इनिशियल डाटा हैज़ नाउ वैलिडेटेड इट्स डिज़ाइन एज वेल एज इट्स फंक्शन। प्रारंभिक हमारे पास जो डाटा आया है उससे ये पता चला है कि इसका डिज़ाइन कैसा है, इसके साथ साथ में फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाम क्या रखा गया है? स्टारबेरी सेंस। स्टारबेरी सेंस पेलोड डेवलप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट माना जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। DST के अंतर्गत काम करता है कौन? IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसको लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल को। ये एक अपने आप में नया लो कॉस्ट सेंसर है जिसको डिज़ाइन किया गया था ताकि हम क्विकली कैलकुलेट कर सकें वेयर द सैटेलाइट इज पॉइंटिंग, हमारा सैटेलाइट कहाँ पर है। इज बीइंग टेस्टेड इन स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हम टेस्ट किए हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं स्पेस पेलोड ग्रुप्स के, कहाँ पर? इंस्टीट्यूट में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि न केवल जो स्टारबेरी सेंस विथस्टूड द हार्श कंडीशन, कठिन परिस्थिति को ये सह सकता है स्पेस में, इसके साथ साथ में ये काम भी कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। द इनिशियल डाटा शो दैट इट इज़ एबल टू कैलकुलेट द पॉइंटिंग डायरेक्शन। हमें प्रारंभिक डाटा जो मिला है उससे ये पता चला है कि ये सेंसर कैलकुलेट कर सकता है पॉइंटिंग डायरेक्शन को, उसकी डायरेक्शन किधर है। किसी भी स्पेस मिशन के लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि हम पता लगाएं सैटेलाइट कहाँ पर पॉइंटेड है किसी भी टाइम में। वेयर देयर आर सेवरल वेज टू डू, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक जो स्टार सेंसर होता है हमें प्रोवाइड करता है मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन की, उसकी दिशा की। द स्टार सेंसर डिज़ाइन बाय स्पेस पेलोड ग्रुप, इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन किया है स्पेस पेलोड ग्रुप, कहाँ पर? IIA के द्वारा। ये कैपेबल है फाइंडिंग इट्स पॉइंटिंग डायरेक्शन इन द स्पेस बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार्स इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। आगे और यदि हम देखें तो अलग अलग लोगों का क्या क्या कहना है यहाँ पर बताया जाता है। वहीं यदि हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, हमें ये पता लगाना है, ये अनुमान लगाना है सर्विएबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन स्पेस, ये कितना सरवाइव कर सकता है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है, इसकी हमने चेकिंग की है। द फ्लाइट क्वालिफिकेशन टेस्ट वर डन एट MGK मेनन लेबोरेटरी फॉर स्पेस साइंस लोकेटेड इन क्रेस्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होसाक्टो। इसका ही इमेजिंग का जो टेस्ट था इसको भी कंडक्ट कराया गया था हमारी जो वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। और जो मेन फंक्शन है स्टारबेरी का वो क्या है? इमेज द फील्ड ऑफ व्यू।
कोई फील्ड है उसके व्यू की इमेज तैयार करना, करेक्टली आइडेंटिफाई करना स्टार्स इट सीज, वो स्टार है कोई, ये यदि देख रहा है तो उसको सही सही आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना पॉइंटिंग डायरेक्शन को। शुभांगी जैन पीएचडी स्टूडेंट इन द टीम सेड एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम डाटा हैज़ कंफर्म दैट इमेजिंग इक्विपमेंट वर्क्स एक्सेप्टेड, यहाँ जो इमेज बनाने वाले इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये टीम है, द टीम मेंबर्स ऑफ स्पेस पेलोड ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके साथ साथ में इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ स्टारबेरी सेंस, इन्होंने ही इसको डेवलप किया है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे मैरीटाइम एक्सरसाइज को बताती है, समुद्री एक्सरसाइज को ये न्यूज़ बताती है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023, शॉर्टकट में इसको एम 2023 बोलते हैं। इंडियन नेवी शिप्स अराइव एट सिंगापुर, और इसके लिए जो इंडियन नेवी है वो कहाँ पहुँच गई हैं, सिंगापुर पहुँच गए हैं। इंडियन नेवल शिप्स सतपुड़ा एंड दिल्ली, इंडियन नेवल शिप्स कौन कौन है, सतपुड़ा एंड दिल्ली। इसके साथ साथ में RADM गुरुचरण सिंह, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, embarked ऑन रोड अराइवल एट सिंगापुर ऑन 1 मई 2023 टू पार्टिसिपेट इन इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 2 से लेकर के 6 मई 2023। तो इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, इसके अलावा दिल्ली, इसके साथ में RADM गुरुचरण सिंह, ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग हैं ईस्टर्न फ्लीट कमांड के। तो ये कहाँ गए हैं 1 मई 2023 को, सिंगापुर, ताकि पार्टिसिपेट करें एक इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। तो ये 2023 का संस्करण है, ये 2 से लेकर के 8 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। द हार्बर फेज ऑफ एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट चांगी नवल बेस। तो इसका जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो कहाँ पर किया जाएगा, हार्बर फेज वाला चांगी नवल बेस पर 2 से लेकर के 4 मई तक। सेकेंड नंबर का रहे एंड द सी फेज कब से कब तक रहेगा, 7 से लेकर के 8 मई 2023 तक रहेगा साउथ चाइना सी में। एम 2023 प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी को एंड आसियान की नेवी को कि आप आपस में आकर के काम करिए क्लोजली एंड कंडक्ट सीमलेस ऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन। INS दिल्ली इंडिया का पहला इंडिजिनियस बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और जो INS सतपुड़ा है ये एक इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इंडियन नेवी का ईस्टर्न बेड़े का एक हिस्सा माने जाते हैं, जो कि कहाँ पर काम करता है, विशाखापट्टनम में, एंड फंक्शन अंडर द ऑपरेशन कमांड ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। किसके अंडर में काम करते हैं, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ये जो शिप हैं ये फिटेड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट वीपन, इनमें हमने वीपन लगाए हैं, सेंसर लगाए हैं। द शिप्स ड्यूरिंग देयर पोर्ट कॉल एट सिंगापुर विल आल्सो पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, ये MDEX 2023 में भी पार्टिसिपेट करेंगे, IMSC में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं यदि हम बात करें आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व हुआ है इस एक्सरसाइज में आसियान के साथ में। दाउ देयर हैव बीन एक्सरसाइजेस विद आसियान नेशन सेपरेटली, जो कि हम आसियान के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में तो एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आसियान के साथ में पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं। एम की बात करें तो यहाँ इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है, इसके साथ साथ में एक्सचेंज करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशन हैं उनके बीच में। एम 2023 के साथ ही इंडिया बन गया है चौथा आसियान डायलॉग पार्टनर, किसके बाद में, रसिया के बाद में, चाइना
एंड यूएस के बाद में, जो कि आयोजित करता है ASEAN+1 मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब आसियान के देश रहते हैं प्लस अन्य कंट्रीज रहती है। ऐसा और कौन करते हैं? रसिया, चाइना एंड यूएस। तो इस एक्सरसाइज को हम कंडक्ट कराएंगे सिंगापुर के कोस्ट में एंड विल फीचर हार्बर एट सी इवेंट्स ऑफ द कोस्ट एट सिंगापुर। दो मेजर नवल शिप कौन कौन से हैं इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से दो जहाज़ हैं, जो कि INS दिल्ली है, इंडिनियसली बिल्ट डिस्ट्रॉयर है, और INS सतपुड़ा है, जो कि शिवालिक क्लास है, जिसको रिसेंटली बिल्ड किया गया था मॉडर्न स्टील फ्रिगेट के रूप में। वहीं आसियान की यदि हम बात करें, ये जो रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आ जाते हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन जब साइन किया गया था उस टाइम में। इसका उद्देश्य है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में। इसके मेंबर कौन कौन हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल की पंक्चुअलिटी से रिलेटेड है। पंक्चुअलिटी, कोई भी चीज़ टाइम पीरियड में होना चाहिए, जैसे कि रेल हमारी कितनी पंक्चुअल हैं। अभी एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, उसमें जापान जैसी जो कंट्री है वो डिले को सेकंड में कैलकुलेशन करता है कि 1 सेकंड लेट हो गई, 30 सेकंड लेट हो गई। लेकिन यहाँ पर हम घंटे, आधे घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में हमारे डिले को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार की पंक्चुअलिटी हमारे संविधान में, संविधान की प्रक्रिया में, जहाँ नियम कानून बनाया जा रहा है वहाँ पर कैसी पंक्चुअलिटी चल रही है उसके बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन लेकर के आया है। ये रिजोल्यूशन ऐसा है कि अब हम गवर्नर को एक टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आप इतने टाइम पीरियड में अपनी सहमति को दे दीजिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती का डिले करते हो, इससे हम नियम कानून नहीं बना पाते हैं और फिर आगे हमें समस्या होती है। यदि हम लोगों की भलाई के लिए कोई कानून लेकर के आ रहे हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और जब बीजेपी की सरकार आती है तो आप क्या काम करते हैं? धड़ाधड़ अपनी सहमति देते जाते हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, और ये वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो ये जो मोटिवेशन है ये आखिर है क्या? जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैं जिनका नाम है RN रवि, इन्होंने कम से भी कम 13 बिल को अपने जेब में दबा के रखा था, जिनको तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करी थी। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, while disposing of a case filed by the state of Telangana against governor of तमिल सिलाई सुंदर राजन, तो ये सुनवाई चल रही थी। इसमें रिमार्क किया गया है कि गवर्नर कभी भी बिल के ऊपर बैठे नहीं रहेंगे। टेकिंग दिस सेंटिमेंट फर्दर, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू गुबरनेशनल ऑफिस alone. All constitutional high offices, including those of President of India and Speaker of Assemblies, must so moto evolve guideline to discharge duties in a time-bound manner. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो असेंबली का स्पीकर हो, चाहे हमारे देश का राष्ट्रपति हो, टाइम बाउंड मैनर में उसको काम करना पड़ेगा। तो ये जो रिजोल्यूशन है जिसको पास किया गया है 10 अप्रैल 2023 को, तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहती है यूनियन गवर्नमेंट से एंड प्रेसिडेंट से कि आप एडवाइस दीजिए गवर्नर को कि वो डिसाइड करेगा ऑन द बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड।
तो ऐसा रेजोल्यूशन यदि आप लेकर भी आ रहे हैं तो शायद ही उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, क्योंकि आप रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट से, हमारे देश के राष्ट्रपति से, कि आप गवर्नर को सलाह दीजिए। अब वो भला क्यों सलाह देने लग जाएंगे जब गवर्नर उनका खुद का आदमी है? तो इसलिए शायद ये उतना ज़्यादा काम ना करें। ये जो रिजोल्यूशन है जिसको प्रपोज किया गया था चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा, इसमें ये भी कहा गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे करके हम सोवर्निटी को प्रोटेक्ट। सब्सक्वेंसली, सब्सक्वेंसली का मतलब होता है इसके बाद। जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, इन्होंने फिर लिखा क्या अपने काउंटर पार्ट को इन अदर अपोजिशन रूल्ड स्टेट को, कि आप इनकरेज करिए हमको टू पास सिमिलर रिजोल्यूशन इन देयर असेंबलीज। आप भी अपने अपने राज्यों में इस प्रकार के नियम कानून को पास करिए। सो फार द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट फॉर द रिजोल्यूशन। इसके बाद बहुत सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस प्रकार के रिजोल्यूशन को सपोर्ट दिया है। वहीं यदि हम तेलंगाना के केस में देखें तो जो स्टेट है ऑलरेडी इसने फाइल किया है रिट पिटीशन, जिसके अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर को टू डिसाइड ऑन बिल्स पास्ड बाय असेंबली इन ए टाइमली मैनर। सुप्रीम कोर्ट तक ये चले गए हैं, वहाँ भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। Looking at these developments, it would be fair to say that time has come to evolve a new constitutional architecture। आज के टाइम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं नया जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसमें टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। would deliver on the demands for a time bound constitutional delivery mechanism। और इसी से ही टाइम बाउंड डिलीवरी मैकेनिज्म हमारे देश में आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या चीज़ इवॉल्व है इसमें? जब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश आज़ादी से हम, ब्रिटिश रूल से हम आज़ाद हुए। सम ऑफ द सॉवरेन फंक्शन वर रिटेन्ड फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ें जो है ब्रिटेन से लिए थे, जैसे कि यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई थी बहुत सारी अथॉरिटीज़ की टू डिस्चार्ज ड्यूटीज़, कि आपको कितने टाइम पीरियड में काम करना है। इट मे बी आल्सो अंडरस्टूड दैट ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले लोग थे, इन देयर कंटेम्परेनस विजडम, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कंटेम्पोरेनस विजडम। कंटेम्पोरेनस मतलब होता है समकालीन, विजडम मतलब होता है बुद्धि। एक्सपेक्टेड राजभवन टू बी नॉमिनेटेड विद दोज who would discharge sovereign duty beyond the confine of political partnership। पॉलिटिकल पार्टनरशिप से आपको उठ करके अपनी ड्यूटी को करना है। आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाती है। यहाँ पर काफ़ी लिमिट्स वाले ऑप्शन हैं गवर्नर के लिए, कि आप जो है बिल को सहमति दीजिए बाय द लेजिस्लेचर, और विथ होल्ड एसेंट, अपनी एसेंट को रख लेना, या फिर बिल को रिजर्व कर लेना राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। 2-3 चीज़ इसके पास पावर दी जाती है। तो पहली बार जब भेजा जाता है कोई भी विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के पास में, तो उसको वो फिर से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। फिर से यदि उसने उसी बिल को फिर कुछ सुधार करो चाहे मत करो, फिर से यदि आपने राज्यपाल के पास भेज दिए हैं तो वो मजबूर है कि उसको साइन करना ही पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन जो रहता है राज्यपाल के पास वो यह है कि वो राष्ट्रपति को भेजने के लिए अपने पास उसको रख लेता है कि मैं राष्ट्रपति से थोड़ा पूछ परछ के आपको बताऊंगा। आर्टिकल 200 भारतीय संविधान का ये बोलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं इसको यहाँ गलत तरीके से ले लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा।
जिससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपनी थोड़ी सी कम समझने लगते हैं। फिर भी जो डायरेक्ट इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड्स हैं used in the constitution as well as composite reading of the debates in the constituent assembly। फिर भी यदि हम पुराने रिकॉर्ड को उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्टिकल 175 है जो कि डिस्कशन के लिए लाया गया था 1949 में, रीड अस फॉलोज। Provided that where there is only one house of legislature and the bill has been passed by the house, the governor may in his direction written the bill together with a message requesting that the house will reconsider the bill। आर्टिकल 175 क्या बोल रहा है? विधानसभा ने विधेयक को पास कर दी है, राज्यपाल के पास भेज दी, उसको पसंद नहीं आया, कहा कि इसमें सुधार करिए, वापस भेज दिया। अब इस आर्टिकल में अमेंडमेंट हमको देखने को मिले थे 30 जुलाई 1949 को। अंबेडकर का कहना है कैन बी नो रूम फॉर गवर्नर एक्टिंग ऑन डिस्क्रिशन, लेकिन यहाँ पर गवर्नर के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं है। किस मामले में? डिस्क्रेशन के मामले में। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है डिस्क्रेशन, ठीक है, डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? विवेक। मतलब आप अपने विवेक से काम नहीं करोगे, आपको एड एंड एडवाइस किसकी रहेगी? मंत्रिमंडल की ही रहेगी। फिर क्या हुआ इसके बाद? कॉन्स्टिट्यूशनल ने एक्सप्लिसिटली निगलेक्ट कर दिया था, निगेट कर दिया था इस प्रकार की किसी भी डिस्क्रिशनरी पावर को राज्यपाल को हमको नहीं देना है। फिर बाद में ये जो पोजीशन है और भी ज़्यादा फोर्टिफाइड हो गई। फोर्टिफाइड होने का मतलब क्या होता है? मजबूत बनाया गया। बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन शमशेर सिंह एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में, जहाँ पर ये कहा गया था कि जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, जो विवेक है एक्सट्रीमली लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा उसको विवेक से काम करने की पावर नहीं दी गई है। इवन in such rare case shall act in a manner that is not detrimental to interest of state। आपको विवेक से काम तो करना है, लेकिन आपको जो है स्टेट का भी ध्यान रखना है, राज्य सरकार का भी ध्यान रखना है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली क्या कहा कि गवर्नमेंट शैल ओनली एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइनल बात यह है कि आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस से ही काम करोगे। तो जब एड एंड एडवाइस से काम करोगे तो फिर आप विधेयक में डिले क्यों करते हैं? उसके ऊपर बैठ क्यों जाते हैं? यहाँ पर ये बात निकल कर के सामने आती है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो तलाक से रिलेटेड चीज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक से रिलेटेड सुनवाई चल रही है। इसमें ये बताया गया है कि रिश्तों में दरार भरने की यदि गुंजाइश नहीं है तो शादी आप ख़त्म कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड भी आपके लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। वेटिंग पीरियड हम किसको बोलते हैं? जैसे पति और पत्नी दोनों सहमति बना लेते हैं कि नहीं, हमें तलाक देना है, अलग होना है। आज सहमति हुई है, कागज़ में हस्ताक्षर हुए हैं, इसके बाद उनको 6 महीने का वेट करना पड़ता है। तो कोर्ट ये चाहती है कि हो सकता है इस 6 महीने के पीरियड में फिर से ये लोग एक हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करती है कि तलाक ना हो, इसलिए वो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। लेकिन जब दोनों लोग सहमत ही हैं तो क्यों 6 महीने का इंतज़ार करेंगे? फट से वो दूसरा अपना साथी ढूंढने की कोशिश करेंगे ना। इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अगर शादी के बचने की गुंजाइश नहीं है, हमारी शादी आगे नहीं चल सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है तलाक। 5 जजों की संविधान बेंच का फैसला। वेटिंग पीरियड भी जरूरी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मिली है स्पेशल पावर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक पर अहम फैसला दिया है। 5 जजों की बेंच ने कहा है कि जिन शादियों के बचने की गुंजाइश नहीं रहती है उनको सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर मिल गई है। उस कोर्ट का कहना है कि वो अपनी
आपसी सहमति से तलाक के इच्छुक पति पत्नी को बिना फैमिली कोर्ट भेजे बिना भी अलग रहने की इजाज़त दे सकता है। बेंच का कहना है कि हमने व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे ख़त्म करना संभव है। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ और फैक्ट देखना पड़ेगा कि किस बेस पर तलाक दिया जा सकता है। और जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13(1) IA विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को क्रूरता के रूप में पढ़ा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रूरता बोलते हैं। अपरिवर्तनीय टूटने मतलब जो टूट गया अब वो फिर से जुड़ नहीं सकता। एक वैवाहिक संबंध जो वर्षों से अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता के अलावा कुछ नहीं रह गया, उसी को बोलते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। यहाँ से भी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन आखिर हम बोलेंगे किसको। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, उड़ीसा। सिमलीपाल का जो नाम है वो सिमुल, सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर पड़ा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन 1956 में किया गया था, जिसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए लाया गया। सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया था। ये बायोस्फीयर रिजर्व 2009 से यूनेस्को के साथ विश्व नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में एक हिस्सा रहा है। ये सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का एक पार्ट माना जाता है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी हम जानते हैं। ये जंगल वनाग्नि से ग्रसित है। वनाग्नि हम किसको बोलेंगे? फॉरेस्ट फायर को। 2021 में सिमलीपाल में फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में हम फॉरेस्ट फायर देखे थे। लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में ये लोकेटेड है। भौगोलिक रूप से ये पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर पड़ता है। हमारा जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट वाले हिस्से पर पड़ता है। और इसका जो एरिया है लगभग पड़ जाता है 4374 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 845 किलोमीटर का कोर एरिया है जिसको बाघ अभ्यारण्य बोलते हैं, और 2129 का बफर जोन है और 1400 संक्रमण क्षेत्र शामिल है। और यहाँ पर हमें 1076 किस्म के फूलों की प्रजातियाँ और ऑर्किड की 96 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान मौजूद हैं। और जलवायु कैसी इसकी? उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला, यदि हमसे पूछा जाता है कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो इसका नाम आने वाला है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इसी प्रकार का कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जनजातियाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में? इरेंगा, खारिया और मैनकर्डियास, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधि जैसे बीज और लकड़ी का संग्रह करती हैं। वन्यजीव की बात करें तो बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है ये। इसके अलावा 304 पक्षी हैं, 304 प्रकार के पक्षी हैं, और उभयचर की 20 प्रजाति और सरीसृप की 62 प्रजाति निवास करती हैं। उड़ीसा के और भी कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि भीतरकनिका, बदरमा, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी घाटी, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। ये न्यूज़ में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो जो समुद्री कछुए हैं, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर आते हैं और मांस रूप में अपनी नेस्टिंग करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं।
ऑलिव रिडले कछुए हैं उनका नाम, ठीक है, ऑलिव रिडले कछुए हैं जो कि गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ